नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। जैसा कि हम सबको पता है कि दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है, तो इसी श्रृंखला में आज हम आए हैं डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के पास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी हैं। तो आज हम उनसे बात करने आए हैं। हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, दिल्ली में एमसीडी की जंग। दिल्ली में चल रही राजनीतिक हलचल को लेकर आज हम डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से बात करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां तू और मैं पर भी उतर आई हैं। आपने भी देखा होगा कि कूड़े को लेकर दिल्ली में विवाद चला, पहले शराब नीति को लेकर विवाद चला। तो दिल्ली के अंदर ये जो खींचतान चल रही है, इस खींचतान को लेकर आप क्या देखते हैं कि दिल्ली का झुकाव किस तरफ जाएगा और आपकी पार्टी का इसमें क्या रोल रहेगा? देखिए अरनाम जी, ये बात ठीक है कि इस समय दिल्ली में चुनाव को लेकर के पूरी गर्मी आई हुई है। हाँ जी। और खास करके जो इस समय दो मुख्य पार्टियां हैं, वो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। उसमें सत्यता क्या है ये सब लोगों को पता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इन दोनों पार्टियों के जितने भी नेता हैं, उन सबको अपनी छोटी छोटी बातों को भूलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करना चाहिए। ईमानदारी और समर्पण दो बातें, और सेवा भाव जिस व्यक्ति में हो उन्हीं को आगे लाया जाना चाहिए। इस समय पैसे का चलन बहुत हो गया है। हाँ जी। जो समाज को भी खराब कर रहा है और जो लोग चुन करके आते हैं, हाँ जी, वो भी बहुत अधिक खराब हो रहे हैं और उसका असर समाज पर भी बढ़ता है। और यही परिस्थिति रही तो आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देंगे। ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब किसी व्यक्ति को ढूंढ करके जो ईमानदार और सेवाभावी होता था, उसको टिकट दे करके चुनाव लड़ाया जाता था। जबरदस्ती नहीं जी, आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ, आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब उससे बिल्कुल ठीक विपरीत है। अब तो अटैची में ले जाते हैं, अब तो गोलियां लगती हैं, गोलियां लगती हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इस दिशा में आम आदमी को अब सोचना चाहिए हमें क्या करना है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि यदि लोगों का सम्मान नहीं करते और केवल अपनी धौंस में जी करके पैसा कमाने का काम करते रहेंगे, तो मैं उनको बहुत निंदनीय कहता हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा पीछे जो है कई निगम पार्षद रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के भी निगम पार्षद उसमें थे और आम आदमी पार्टी के भी निगम पार्षद उसमें थे। तो आपकी जो पार्टी है वो कैसे उम्मीदवार की तलाश कर रही है? देखिए सनवार साहब, अब तक हमने जितने भी प्रत्याशी छांटे हैं वो बेहद ईमानदार हैं, सुपठित हैं और जन भावना को दृष्टिगत रहते हुए वो सेवाभावी हैं। ऐसे ही लोगों को हम टिकट देंगे, चाहे हमें पूरे 250 न भी लड़ाने पड़े तो देंगे ईमानदारों को। मतलब आपका कहना ये है कि अगर 250 उम्मीदवार हमें नहीं मिले पूरे ईमानदार, जितने भी ईमानदार लोग मिलेंगे आप उनको चुनाव लड़ाएं। अच्छा सर, आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनका जो दृष्टिकोण होगा क्षेत्र के काम को लेकर, लोगों के सम्मान को लेकर, उस पर भी ध्यान देगी पार्टी? हाँ, बिल्कुल देगी। हमारा तो ये मुख्य दृष्टिकोण रहेगा कि ऐसे लोगों को ही आगे किया जाए जो वास्तव में सेवा के लिए आएंगे। अच्छा, अभी जो कूड़े का प्रकरण चल रहा है, आपने देखा होगा केजरीवाल जी गए, उन्होंने कहा जी ये ढेर लगा दिया कूड़े का,
इधर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला बोल दिया उनके ऊपर कि भाई निगम में जो है जितने भी काउंसलर इनके थे उनके क्षेत्रों में जा जाके कूड़े के ढेर दिखाए। तो ये जो छीछा लेदर चल रही है इन लोगों की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये केवल और केवल चुनाव को दृष्टिगत करते हुए किया जा रहा है। नहीं तो आज से 6 महीना पहले भी ये बातें हो सकती थी। हाँ जी। साल भर पहले भी हो सकती थी। आज यमुना का जो हाल है वो अपने आप में बुरा है। उधर से कचरे के ढेर बन गए हैं। हम तो आज ही निकल रहे थे ओखला से, इतना बड़ा ढेर है वहां पर, उसको निपटाने लगेंगे भी तो भी नहीं निपटेगा वो। अब इलेक्शन के समय ये दिखावा कर रहे हैं कि हम निपटा रहे हैं, जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाएगा ये जा करके झांकेंगे भी नहीं। देखिए, निस्तारण भाजपा कहती है कि हम इसका निस्तारण कर रहे हैं कूड़े का, हमने मशीन लगा रखी है जो कि 2 टन कूड़ा या 20 टन कूड़ा जो भी है उसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से वो काम करती है, और वो उस कूड़े के ढेर को कम करने का काम वो लोग करते हैं। उससे ईंटें बनाई जा रही हैं, बिजली बनाई जा रही है, जैसा वो लोग बोलते हैं। इधर आम आदमी पार्टी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई आपने जो है जमुना को 5 साल में ये कहा था कि इसको हम पूरी तरह से साफ कर देंगे, और केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जी मैं इसमें आके आप लोगों के साथ स्नान करूंगा। अभी एक दो वीडियो आपने देखी होंगी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की भी आपने वीडियो देखी होगी। उन्होंने किस प्रकार से जो है एक अधिकारी को लताड़ा है कि भाई आप केमिकल क्यों डाल रहे हो इसके अंदर। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि जो लोग राजनीति में हैं उनका जो एक तरह से जो बिहेवियर होना चाहिए वो कुछ ज्यादा ही नहीं गड़बड़ है? बिहेवियर एक राजनेता का ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, उनका जो बिहेवियर है वो नागवार है। जो भी प्रतिनिधि चुनकर जाए उसको सम्मानजनक तरीके का व्यवहार हर एक से करना चाहिए। शीला दीक्षित जी 15 वर्ष से आ रहे हैं, किसी भी ब्यूरोक्रेट को उन्होंने आवाज ऊंची में नहीं बोला, और उसी का परिणाम था कि वो जो भी काम कह देती थी वो तुरंत हो जाता था। आपने देखा 15 साल में कितना विकास हुआ। शीला दीक्षित जी के काल में जो है दिल्ली के अंदर अनेकों काम हुए, और मुझे लगता है कि वो काम जो उन्होंने कराए, जितने काम उन्होंने करा दिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में उसके बाद इतने काम हुए नहीं है। और निगम में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है, पिछले 10 साल से 8 साल से केजरीवाल जी भी बैठे हैं, लेकिन वो काम उतना वो करवा नहीं पाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में आप लोग जैसे निगम में आ गए, अब निगम के चुनाव है, अगर आपकी पार्टी निगम में आती है तो क्या दृष्टि रहेगी आपके काम के प्रति? देखिए, हमारा पहले भी दृष्टिकोण जो था वो बिल्कुल स्पष्ट था और आगे भी स्पष्ट रहेगा। हम इस तरह के आदमी हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि है और उसने अच्छा काम किया है तो उससे सीख लेते हैं हम। हाँ जी। केवल बुराई नहीं करते, उनके अच्छे कामों को भी अपनाते हैं और उससे सीख लेकर के काम में सुधार करते हैं। मेरे समय में आप देखिए, ये जो आपका छावला के पास नाला है, हमने उसको ढांसा से लेकर और 7 किलोमीटर तक 6 फीट गहरा कराया था। तो आसपास जितने भी गांव हैं, सारंगपुर, झुलझुली वगैरह, उनमें पानी मीठा हो गया था, जबकि खारी पानी था वहाँ। दूसरा, किसानों ने पाइप डाल करके उसमें अपनी बहुत अच्छी खेती भी की थी, और 2 बड़े जनरेटर मैंने वहां रखा कि एक इलेक्ट्रिकल था, दूसरा डीजल का था, और पानी पहुंचा दिया था नीलवाल टीकरी तक। पहली बार लोगों ने वहां सब्जी बोई थी, धान लगाए थे, ऐसा पहली बार हुआ था। लेकिन थोड़े दिन बाद ही जब विभाग बदला तो खुद हमारी सरकार ने गलती करके वो दोनों उठवा दिए और वैसी स्थिति ला दी जो पहले थी। समस्या सबसे बड़ी संसरवाल साहब ये है कि देहात के प्रति किसी का भी दृष्टिकोण ठीक नहीं है। ये कह देना कि भाई दिल्ली देहात में तो कृषि खेती है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जहां तक मुआवजे की बात अब कहा जा रहा है हम इतने
20,000 प्रति एकड़ मुआवजा देते हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कितने लोगों को मिला है। हमारे समय में जरा से एरिया में नजफगढ़ के पास ओले पड़े थे। मैंने कैबिनेट मीटिंग में सबको इस बात के लिए मनाया कि हमें किसानों को मुआवजा देना चाहिए। उस समय थोड़ा मुआवजा था, 800 रुपए पर एकड़, लेकिन संदर्भ साहब ये है कि एक भी किसान को छोड़ा नहीं गया था। अब बहुत सारे पशु मर रहे हैं बीमारियों से। हमने साल में 2 बार मुंह और खुर की जो बीमारी होती है उसके लिए हर पशु को इंजेक्शन दिलवाए थे। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड दिए थे। उस क्रेडिट कार्ड से कोई भी किसान कोऑपरेटिव बैंक्स में जाकर के 50,000 का लोन ले सकता था। कुछ भी नहीं पूछा जाता था उनसे, क्रेडिट कार्ड दिखाओ और लोन लो। बहुत सारी बातें हैं जो की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस समय समाज भी उन लोगों की सुनता है जो झूठ और तूफान बोलते हैं और जो बहकावा जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, निगम का जो कार्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये 3-4 मुख्य काम है निगम के। आज जो है दिल्ली में पार्किंग एक बड़ी भारी समस्या है। पूरी दिल्ली में आप किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए, सब जगह पूरी दिल्ली में पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सीवरेज की बहुत बड़ी भारी समस्या है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की निकासी नहीं है। अभी मैं गया था राजपुर गांव में, तो वहां मैंने एक निगम का स्कूल देखा। उसके 3 तरफ पानी भरा हुआ है और रोड पर पानी है। पीछे जो है किसी ने बताया कि जी गांव में इसमें गाय गिर गई थी, तो वो सड़ी तो निगम ने क्रेन से निकाला। 20 फुट गहरा वो तालाब है। तो ये हालात सफाई के हैं। तो अगर आपकी पार्टी के जो निगम पार्षद चुनकर आएंगे, तो क्या उनको ये आदेश रहेगा कि वो इन चीजों पर ध्यान दें? हाँ, बिल्कुल रहेगा। और कोई भी पार्टी आए उसको रहना भी चाहिए। देखिए, इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 3-3, 4-4 महीने तक वेतन नहीं मिलता है। हाँ जी, हाँ। वो हड़ताल पर चले जाते हैं और फिर पूरी दिल्ली में कूड़ा फैल जाता है। बहुत बुरी हालत होती है। सरकार का ये फर्ज है, केंद्र सरकार का भी, दिल्ली सरकार का भी, कि वो निगम को बाकायदा जितनी जरूरत होती है उतना पैसा तुरंत दें। अब दिल्ली, लेकिन ये केजरीवाल साहब कर तो नहीं रहे ना इस चीज को। वो तो निगम को फंड ही नहीं दे रहे। नहीं, वो जैसा भाजपा कहती है, हमें नहीं पता इस चीज का पूरा। नहीं, वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। अच्छा। और कोई काम नहीं है। नहीं, लेकिन ये वास्तविकता है। भाजपा ये कहती है कि निगम को फंड नहीं दिया केजरीवाल जी ने, और केजरीवाल जी ये कहते हैं मैंने 3,000 करोड़ रुपए कर्जा दे रखा है निगम को एक्स्ट्रा। नहीं, तो ऐसे सच्चाई क्या है? ऐसे में केंद्र सरकार को कूदना चाहिए और इंक्वायरी करानी चाहिए कौन सच्चा है। और इसमें ज्यादा देर नहीं लगती है। हाँ। 1 हफ्ते के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारी चीजें हो गई। एक और विषय है जो कि दिल्ली देहात से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा 1959-60 से लेकर और अभी 86 तक, 87 तक दिल्ली देहात के गांवों की जमीनें डीडीए ने एक्वायर की। जब डीडीए की जमीनें एक्वायर की गई, उस समय किसानों से वादा किया गया कि इन जमीनों के अंदर जो संस्थान बनेंगे, शिक्षण संस्थान होंगे, उनमें आपके बच्चों को एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाएगी। इस जमीनों के अंदर कोई हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें 50% की छूट आपके इलाज के लिए दी जाएगी। इन जमीनों पर जो भी संस्थान या बिल्डिंग्स जो बनेंगी, ऑफिस जो बनेंगे, उनमें आपके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार ने किसान के साथ धोखा किया है। अब आप इसी एरिया से आप लेकर चलिए, कटवारिया सराय, बेरसराय, लाडो सराय, मुनीरका, मेहरौली, किशनगढ़, राजपुर, मदानगढ़ी, इसी अगर एरिया को हम लें दक्षिणी दिल्ली के को, तो सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनकी जमीनें डीडीए ने एक्वायर की। लेकिन उनके बच्चों को ना तो रोजगार दिया, ना उनको इलाज की जो 50% की छूट के लिए कहा गया था वो दी गई, और ना ही शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई
सहूलियत दी गई एडमिशन में और पढ़ाई में। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं कि सरकार में यदि आप आते हैं भविष्य में, तो क्या इसका कोई निवारण हो पाएगा सर? क्या दिल्ली के किसान को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, कौन आदमी है और वो कैसे समाधान कराता है। जिसके पैर में विवाही नहीं फटी वो दुख क्या जाने। हाँ जी। जो सत्ता में आते हैं लोग, उनको ये समझना चाहिए किसान का क्या दर्द है, यहाँ की खेती को किस तरह से एक्वायर किया गया है और जो वायदे किए गए थे वो क्यों नहीं पूरे किए जा रहे हैं। अब तो यहाँ तक है सनसनवार साहब कि जो अल्टरनेटिव प्लॉट मिलते थे वो भी बंद किए जा रहे हैं। ये एक और हथौड़ा यहाँ के लोगों के सिर में मारा जा रहा है। तो हम जब आएंगे, भले ही पूरी सत्ता ना हो, हम थोड़े से भी यदि चुनेंगे हमारे निगम पार्षद, तो हम इस काम को करवाने के लिए केवल कहेंगे नहीं, सरकार के नाक में दम करेंगे। क्योंकि ये बड़ा अन्याय दिल्ली देहात के साथ हुआ है, सरकारों के द्वारा किया गया है। अच्छा, दिल्ली में आप जानते हैं जितने भी गांव हैं, ये मुख्यतः जो रोजगार है या साधन है आमदनी का, वो किराया है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि निगम जो है या दिल्ली सरकार, आपने देखा होगा किराएदारों को बोल दिया जी आप मीटर लगवा सकते हो अपने मकान में, मकान मालिक से अलग, या एक घर में 4 मीटर लगवा लो बिजली के, पानी के। तो ये जो एक तरह से दुविधा पैदा की जा रही है लोगों के मकानों पर, किराए पर, कि जी आप जो है, अब पता लग रहा है ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा किराया आप नहीं ले सकते, इतना % आपको टैक्स देना पड़ेगा, इतनी मंजिल से ज्यादा आप नहीं बना सकते। बहुत सारे किराए पर पाबंदियां लगाई जा रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इन पाबंदियों को? क्या ये किसानों पर लगनी चाहिए? क्योंकि उनका तो साधन वही है, जमीनें तो चली गई। हाँ, बिल्कुल नहीं। अब बच्चे क्या खाएंगे? जो जमीनों से मुआवजा मिला थोड़ा बहुत, कुछ उन्होंने कमाया, कुछ कर्जा लिया और अपने मकान बना दिए। अब उन मकानों के बन जाने के बाद सरकार की नजर उन मकानों पर है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल उन पर नजर नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास बहुत सारे साधन पैसा कमाने के, उनसे कमाए। किसान जिसके पास खेती भी ना रही हो और केवल मात्र साधन किराए का हो, उसके साथ छेड़छाड़ करना मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी ऐसा करता है उसको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मैं आपके गांव का उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर कई बार छापे डाले बिजली वालों ने। एक बार तो ये हुआ कि गांव वालों ने उनको मकान में बंद कर दिया। मेरे पास उच्च अधिकारी आए कि जी इस बार छुड़वा दो, फिर नहीं करेंगे। लेकिन 6-7 महीने बाद फिर चले गए और उस घर में बेचारी एक नौजवान बिटिया थी। पूछा भी नहीं, धड़ धड़ अंदर गए और मीटर उतार लिया। बिटिया ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, किस लिए उतार रहे हैं? कि आप चोरी कर रहे हैं बिजली की। उस बिटिया ने समझदारी ये की कि वो तुरंत बाहर आई और किवाड़ भेड़ करके सांकल लगा दी। फिर मेरे पास भागे आए कि जी एक बार छुड़वा दो, माफी दिलवा दो। मैंने कहा आप पहले जाकर माफी मांगो वहां, फिर मेरे से बात करना। जाकर के अपने बुजुर्गों के पैर पकड़े उन्होंने, तब वो छोड़े। उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं गए। तो इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आपके ये गांव के लोगों ने हिम्मत की, इसलिए वो बंद हो गए। और गांव में अभी तक वो प्रथा है, वो जाते हैं मीटर उतार लेते हैं और कहते हैं चोरी कर रहे हो। निजीकरण का कुछ फायदा हुआ क्या आपको लगता है? जो जैसे पानी का निजीकरण किया गया, बिजली का निजीकरण जो है दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, इससे जो हमारा किसान है, दिल्ली देहात है, उसको कुछ फायदा हुआ है या नुकसान हुआ? देखिए, निजीकरण कोई समाधान नहीं है। निजीकरण से यदि कोई फायदा होता हो तब तो करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन निजीकरण करने से ये हुआ है कि किसान यदि अपने ट्यूबवेल के लिए बिजली लेना चाहता है वो भी नहीं दी जाती है। अब यहाँ जो बिजली आ रही है दिल्ली में,
कोई आज भले ही दावा करे कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं, ये 24 घंटे बिजली इसलिए है कि झाड़ली में जो प्लांट लगा है उसमें आधा पैसा हरियाणा सरकार का है, हुड्डा जी ने लगाया, और यहाँ से शीला सरकार ने दिया आधा पैसा, वो बिजली आ रही है और उसी की वजह से बिजली का समाधान हुआ है। अच्छा सर, ये एक बात और पूछना चाहूंगा, केजरीवाल सरकार सब्सिडी देती है, आपने भी देखा होगा पीछे बहुत से फार्म, फोन पे मैसेज करो जी आपकी सब्सिडी जारी रहेगी, ये रहेगा वो रहेगा, बहुत प्रचार किया गया सब्सिडी का। लेकिन अभी हमने देखा है इस महीने जो बिल आए हैं एकदम से 4 गुना बिल लोगों के आ गए। तो ये इसमें कोई घोटाला है या क्या है? क्योंकि देखिए सब्सिडी के फॉर्म तो लोगों ने 100% भरे हैं, मतलब अगर 100 लोग सब्सिडी लेते थे तो 99 लोगों ने वो फॉर्म भरे हैं, लेकिन उन सभी के फॉर्म बिल जो है लगभग 4 गुना आए हैं। तो क्या ये घोटाला है क्या चक्कर? आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दे तो। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि अब के बाद सब्सिडी केवल हम उन लोगों को देंगे जो मांगेंगे। हाँ जी। अच्छा, आपके अनुसार जैसा आप कह रहे हैं 90% लोगों ने फॉर्म भरे, बिल्कुल, हाँ जी, और फिर भी यदि सब्सिडी नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब सीधा सा है कि उनके मन में खोट है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, धोखा भी देना चाहते हैं, और किसी तरह की सुविधा वो लोगों को देना नहीं चाहते। नहीं देखिए, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं खुद अपनी बात करता हूँ। मेरा जो है 1500-1400 रुपए का बिल आता था 1 मीटर का, और की बार उसका 4600 रुपए बिल आया। तो मेरा अगर आया है तो औरों का भी आया है। बातें हैं, चलो मैं दूसरे की नहीं करता, मैं अपनी तो कह सकता हूँ ना, तो मेरा तो आया है। तो ये तो जैसा आपका आया ऐसे दूसरे लोगों का भी आ रहा है, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो वायदा किया गया था कि सब्सिडी के लिए जो अप्लाई करेंगे या कहेंगे कि हम सब्सिडी लेना चाहते हैं या कंटिन्यू कराना चाहते हैं, तो उनको बाकायदा देनी चाहिए। ये एक तरह से धोखा ही है केजरीवाल सरकार का धोखा दिल्ली के नागरिकों के साथ। अच्छा, एक तरफ तो ये कहते हैं कि गुजरात में हम चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल बोलते हैं वहां जाके, चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में केजरीवाल साहब, और दिल्ली में उनका इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है। आप शिक्षा नीति में आप देख रहे हो कितनी कमियां निकल रही हैं। आपके ये सिसोदिया साहब अंदर जाने को हैं, लेकिन फिर भी वो जो है दिल्ली मॉडल, ये दिल्ली मॉडल क्या? आप इस विषय में थोड़ा सा अगर हमें जानकारी दे दे। देखिए, हरियाणा में एक बड़े नेता थे, वो ये कहा करते कि हिंदुस्तान के लोगों को समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता। जो बहका लेगा वो सफल हो जाएगा। तो ये बहकावे का काम चल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं असलियत क्या है। नीचे भी दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में भी आप देख रहे हैं वायदे क्या किया जाते हैं और उसको भूल जाते हैं। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात चल रही है। वायदे सिर्फ करने के लिए होते हैं, बस करने के लिए होते हैं, और वो वायदे किए जाते हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बातें तो बहुत हो गई हमारी और आपकी, कि आपकी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, ये 100% है, तो कितने उम्मीदवार आपके तैयार हो चुके हैं और कितने उम्मीदवार आप लड़ाएंगे लगभग, अंदाजन अगर आप बता सकें? देखिए, जब अप्रैल में चुनाव की संभावना हो गई थी, सब पार्टियां गर्मी में आ गई थी, पोस्टर होर्डिंग सब लग गए थे पूरी, अरे गलियों में तो पटी पड़ी थी। तो उस समय हमारे पास आ गए थे 59 कैंडिडेट, 59, और उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो हाईली क्वालिफाइड थे। वो इतने हाईली क्वालिफाइड क्यों आए, हमें भी आश्चर्य है। कुछ का कहना यह था कि हम आपकी वजह से आए हैं, कोई कुछ बात करता था, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो लोग आए। अब फिर नए सिरे से शुरू हो रहा है। अभी भी हमारे पास जैसे आपका नजफगढ़ है, पहले 5 वार्ड थे, अब 4 हैं। उसमें 2 लेडीज के वार्ड हैं, एक ईसापुर है, एक देचाऊ है,
और 2 जनरल हैं, तो चारों के कैंडिडेट पहले तय हो चुके हैं। अच्छा, और इसी तरह से अब हम बिजवासल में कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब जगह हम पहुंच रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, जैसे दिल्ली सरकार चाहती है कि दिसंबर में चुनाव हो जाए? और दिल्ली सरकार चाहती है या नहीं, नहीं कह सकते, न ये कह सकते हैं कि बीजेपी चाहती है या नहीं। हाँ, सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं सब केंद्र सरकार की कह रहा था, दिल्ली सरकार मेरे मुंह से आ गई। हाँ हाँ, केंद्र सरकार चाहती है कि दिसंबर में चुनाव हो जाए। पार्टी भाजपा हाँ। पार्टी के कार्यकलाप से तो लगता है कि वो शायद कराना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। हाँ, कांग्रेस ने एक एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट में और उसकी 14 दिसंबर की डेट है, तो उससे पहले तो फिर चुनाव कैसे संभव है? नहीं देखिए, ये अधिकार क्षेत्र है इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग। यदि इलेक्शन कमीशन अभी तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दे तो फिर कोर्ट उस पर विचार नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा दिसंबर में चुनाव के लिए? अब ये है उम्मीद देखिए, कुछ? पहली तारीख जो है 1 नवंबर तक इन्होंने ऑब्जेक्शंस मांगे हैं। हाँ। पहले भी मांगे थे, फिर मांगे। पहले वाले जो मांगे थे उसमें केवल इतना किया गया कि 4 वार्ड्स में चेंजेज आए, बाकी सब रद्दी के टोकरी में डाल दिए गए। और कोर्ट के इंटरविन से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि फिर से ये मांगे गए हैं पहली तारीख तक। पहली तारीख तक कितने आते हैं कितने नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितने आएंगे उनको एकदम से तो निपटा नहीं सकते, समय लगेगा। कुछ निपटा देंगे और कहेंगे कि हमने निपटा दिए हैं, और फिर नोटिस जारी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन। चांसेस है कि दिसंबर में चुनाव हो जाए, लेकिन हाँ, जरूरी नहीं। हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के बाद तो फिर बच्चों के एग्जाम वगैरह शुरू हो एग्जाम आ जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। तो सरकार शायद इसीलिए चाहती है कि नहीं, अच्छा है जब अब हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, फिर होने वाले हैं गुजरात के, तो उसके साथ हो जाएंगे तो अच्छा है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपसे हमारी बात हुई और आपने बहुत अच्छी बातें जो है हमें बताई हैं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, जो किसी पहचान के मोहताज दिल्ली में नहीं है। बच्चा बच्चा दिल्ली का डॉक्टर साहब को जानता है। आज की डेट में डॉक्टर साहब एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिल्ली में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि उन्होंने लगभग 60 उम्मीदवारों का चयन दिल्ली में कर भी लिया है, और यदि चुनाव होते हैं तो उनका कहना है कि 250 सीटों पर भले ही हमारी पार्टी चुनाव ना लड़े, लेकिन जितने भी उम्मीदवार पार्टी उतारेगी वो ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी टिकट देगी। तो एनसीपी में यदि किसी व्यक्ति को टिकट चाहिए तो सबसे पहले उसे ईमानदारी और कर्मठता का सबूत पार्टी को देना होगा, तब वो टिकट का अधिकारी हो सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी दिल्ली में दमदार चुनाव लड़ेंगे, दमदार उम्मीदवार उतारेंगे और एनसीपी के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जो भविष्य में आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा का रास्ता खोल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।